नमस्कार साथियों, बीपीएससी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन थर्ड फेज़ जो कि 7 मार्च से 17 मार्च में होने वाली है, उस परीक्षा की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आए हैं। ये वन लाइनर्स होंगे जो पिछले 6 महीनों में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स घटित हुए हैं भारत में, नेशनल इंटरनेशनल, सारे हम कवर करेंगे। ये वीडियो पार्ट्स में आएंगी। आपकी परीक्षा से पहले सब कवर करा दिया जाएगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप कोई मैगजीन देखें ये सब और रिवाइज कर पाएँ थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल साबित होगी मल्टीपल रिविजन्स करने में। चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है भारत रत्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि जनवरी फरवरी के महीने में देखने को मिला। इस वर्ष 5 भारत रत्न दिए जा रहे हैं, ठीक है। इन 5 के नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन एलिमिनेशन बेसिस पे भी आ सकता है कि इनमें से किनको नहीं दिया जा रहा है करके आ सकता है, ठीक है। तो नाम आपको एकदम याद रहना है और इनके कार्य से रिलेटेड भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास। तो पहले हैं लालकृष्ण आडवाणी जी, ठीक है। ये भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे 1999 से 2004 के बीच, और ये बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी, ठीक है। बाकी जो 4 अवार्ड हैं वो पॉस्टमसली दिए जा रहे हैं, मतलब कि मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। इन लोगों का निधन हो चुका है। तो पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार से हैं। ये हम लोगों के लिए जो बीपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। इनको जननायक कहते थे। ये सोशलिस्ट नेता थे और बिहार के चीफ मिनिस्टर 2 बार रहे हैं ये, ठीक है। 70 से 71 के बीच में और फिर 77 से 79 के बीच में, 77 to 79। फाइन। एंड देन थर्ड मेंबर जिनको दिया जा रहा है वो MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है। ये डायरेक्टर जनरल भी रहे थे ICAR के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। साथ में इनको फूड प्राइज मिला है, मैगसेसे प्राइज मिला है। ही इज़ वन नंबर ऑफ प्राइजेस। तो आप अगर डिटेल में जाना चाहते हो देख सकते हो। वैसे बीपीएससी TRE के हिसाब से इतना काफ़ी है कि आपको इनका फील्ड पता होना चाहिए, कहाँ से आते हैं। फार्मर्स रिफॉर्म से आते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन से आते हैं। इन्होंने HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, जो हरियाणा पंजाब का बेल्ट है वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में इनके रिसर्च ने बहुत बड़ा योगदान प्ले किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद PV नरसिम्हा राव को मिला है। इनके अलावा ये 9th प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल था। इन्हीं के कार्यकाल में भारत में LPG रिफॉर्म्स आए थे और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए थे। हमारा 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, जिसमें से PRIs एस्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। वो वाला इन्हीं का कार्यकाल था। और LPG रिफॉर्म्स, ठीक है, ये 1990s में आई थी रिफॉर्म्स ये। तो ये दोनों इन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। फिर हम आते हैं चौधरी चरण सिंह हैं 5वें मेंबर जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है। ये 5वें प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, ठीक है, और यूपी के CM भी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह। तो आपको इन 5 मेंबर्स के नाम याद होने चाहिए, 5 लोगों के जिनको मिल रहा है इस बार प्राइज ये भारत रत्न। अलॉन्ग विद दैट आपको पता होना चाहिए कि लालकृष्ण आडवाणी के अलावा बाकी सबको पॉस्टमसली ही दिया जा रहा है। सबकी सब अब इस दुनिया में नहीं है, इनका निधन हो चुका है। और एक और चीज़ इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इतने प्राइजेस, मतलब 5 भारत रत्न अभी तक कभी नहीं दिए गए हैं भारत के इतिहास में। इसके पहले 4 दिए गए थे। 1999 में हुआ था। उस वक्त जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोग लोकनायक कहते हैं, बिहार के ही नेता हैं, और अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट, गोपीनाथ बरतोली ये आसाम से, और रविशंकर, इन 4 को दिया गया था 1999 के टाइम पे। एक जनरल गाइडलाइन है ना कि भारत रत्न एक वर्ष में 3 लोगों को मैक्सिमम दे सकते हैं, लेकिन इस गाइडलाइन को पहली बार इस वर्ष तोड़ा गया था। फिर दोबारा किस वर्ष तोड़ा गया है? इस वर्ष में, जिस वर्ष में हम अभी बात कर रहे हैं 2024 की, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने एस्पेक्ट से भारत रत्न में क्वेश्चन आएगा हमने कवर कर लिया है। आइए अब थोड़े से वन लाइनर्स देखते हैं जो इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फरवरी के महीने में और आपके जनवरी के महीने में घटित हुए हैं। ये सबसे लेटेस्ट वाले हैं, एंड देन आई विल गो बैकवर्ड्स। मैं पिछले 6 महीने के कवर करा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट वाले मैं लेके आ जाऊंगी। डॉक्टर नित्यानंद हैं, इनका निधन हो चुका है लखनऊ में, ठीक है, 99 वर्ष की आयु में। ये सहेली से एसोसिएटेड है। सहेली भारत का पहला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल था, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो क्रांतिकारी शुरुआत की थी मेडिसिन के थ्रू, दवाई के थ्रू, डॉक्टर नित्यानंद जी ने, इनके इन्वेंशन ने की थी, सहेली ने, ठीक है। सहेली पिल का नाम है। उसके बाद आते हैं डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन से स्टेट्स ने शुरू किया है? तो स्टेट का नाम है कर्नाटका ने शुरू किया है। ये ऑब्जेक्टिव यही है कि अब मतलब आजकल ऑनलाइन गेमिंग बहुत चल रही है, तो एक्सेसिव ऑनलाइन गेमिंग के साइड इफेक्ट्स और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को हाईलाइट करेंगे, ताकि हेल्थ और
मेंटल अवेयरनेस इश्यूज़ वगैरह को जनरेट किया जाए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि डिजिटल डिटॉक्स लेके कौन आया है, ये कर्नाटका लेके आया है। उसके बाद हम आते हैं नौरेम रोशबीना देवी। ये नौरेम रोशबीना देवी कहाँ से हैं? मणिपुर से हैं। क्या किया इन्होंने वुशु फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन, वुशु जो होती है एक तरह की स्पोर्ट होती है, ठीक है, और उसमें इन्होंने एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। इनका स्टेट आपको याद होना चाहिए, मणिपुर से। उसके बाद हम आते हैं सोनम मास्कर। सोनम, इनको शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि कायरो में हुआ, पहला फैक्ट एक तो सोनम मास्कर जिनको सिल्वर मेडल मिला, और कहाँ पे? शूटिंग वर्ल्ड कप में। शूटिंग वर्ल्ड कप का वेन्यू पूछ सकते हैं तो वो कायरो में हुआ है, लोकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, कायरो इजिप्ट, इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। तो इन्होंने वहाँ पे गोल्ड नहीं जीता है, इस तरह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान रखिए, गोल्ड नहीं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सोनम सिल्वर, एस से सोनम, एस से सिल्वर, ऐसे भी आप याद रखिएगा। थोड़ा एक दो बार वीडियो देखेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, PYQ का मेरे प्लेलिस्ट बना हुआ है BPSC बिहार के चैनल पे, आप जाइए। जो TRE फर्स्ट हुई है, TRE सेकंड हुई है, हमने उनके सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बनाए हुए हैं, उनके एनालिसिस कर करके सारे क्वेश्चंस के, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के, TRE में जो भी पूछा गया है, और ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की से बनाए गए हैं। तो आप उनके आंसर्स को लेके भी बिल्कुल घबराइए मत, निश्चिंत रहिए, ऑथेंटिक आंसर्स हैं। आपको क्वेश्चंस का नेचर पता चलेगा कहाँ से आ रहा है, और उन्हीं के एनालिसिस के बेसिस पे मैं ये क्वेश्चंस बना रही हूँ, ये टॉपिक्स को छाट कर लाई हूँ करंट अफेयर्स के, क्योंकि मैंने ट्रेंड देखा है कि किस तरह के सवाल पूछ रही है BPSC TRE के एग्जाम में या फिर दूसरे एग्जाम्स में। तो उसके हिसाब से है, और आप जाकर प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए PYQ से इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है, वो भी ऐसे एग्जाम का जिसका डिटेल सिलेबस ही अवेलेबल ना हो। तो आप जानते हैं TRE का कोई डिटेल सिलेबस है नहीं। इस सिचुएशन में जब सिलेबस नहीं है तो आपके लिए सिलेबस बनता है आपका PYQ, और हमने PYQ को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट जाके देखिए, सब्जेक्ट वाइज देखिए, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से देखिए, बट प्लीज़ एक बार आप विजिट करिए, और उससे आप अपना जो भी पढ़ाई कर रहे हैं स्टैटिक पोर्शन, उसको भी फोकस दे पाएंगे, स्ट्रेंथन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय नहीं वेस्ट करूँगी ज़्यादा। दिव्यांश सिंह पंवर हैं, इनको 4th गोल्ड, मतलब इनको 4th वर्ल्ड कप गोल्ड मिला है। मतलब इन्होंने पहले भी 3 बार गोल्ड जीता हुआ था 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है। दिव्यांश सिंह पंवर, ही हैज वॉन हिज 4th गोल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड कप में चौथी बार इनको गोल्ड मिला है। दिव्यांश सिंह पंवर, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गोल्ड मेडल है इसीलिए। फिर आते हैं हम ओलंपिक टॉर्च रिले। अब पता है हमको 2024 की ओलंपिक्स कहाँ होने वाली है। पहला टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट क्या निकला कि पेरिस फ्रांस में होने वाली है। कहाँ होगी? पेरिस फ्रांस में होगी ओलंपिक्स 2024 की, एक फैक्ट लिख लीजिए। उसके बाद जब भी ओलंपिक शुरू होती है ना, तो टॉर्च बैरर्स आते हैं हर देश के, हर स्पोर्ट के। तो कुछ 11,000 टॉर्च बैरर्स इस बार होंगे, इस बार टॉर्च रिले में। मतलब मशाले लेकर के अपने अपने देश से अलग अलग गेम्स के प्रतिनिधि आते हैं जो कि अपने देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो टॉर्च लेकर के वॉक करते हैं ओपनिंग सेरेमनी में। तो इस वर्ष टॉर्च बेरर होंगे भारत से, वो होंगे अभिनव बिंद्रा। ये भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शूटिंग करते हैं ये, ठीक है। ओलंपिक टॉर्च रिले में अभिनव बिंद्रा होंगे, और ये कहाँ होगा? पेरिस 2024 में, 2024 वाला पेरिस में होगा। फिर इस मंथ जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स आया है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ठीक है, करप्शन से रिलेटेड। और ये इंडेक्स में भारत का स्थान है 93rd, ठीक है, 180 देशों में से 93rd याद रखना आसान है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं टू पंचायती राज एक्ट का एग्जीक्यूशन हुआ था इसी वर्ष, ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। वैसे भी आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का बस 1-2 बार देख लीजिएगा तो याद रहेगा, 93rd। फिर आइए इंडिया एजिंग रिपोर्ट, एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, ये एजिंग से रिलेटेड है, उम्र बढ़ने घटने से रिलेटेड है, कितनी जल्दी भारत एज कर रहा है, बूढ़ा हो रहा है। तो ये रिपोर्ट पहले लाया कौन है? पहला फैक्ट ये बनता है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस एंड, और दूसरा कौन है इसके साथ, मतलब 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, इनके साथ है प्लस में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और ये पॉपुलेशन साइंसेस वाला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ये दोनों मिलकर कंडक्ट कराए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें से ये कि कौन टॉप है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं वो लोगों की हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब 60 वर्ष के ऊपर जीने की एक्सपेक्टेंसी है यहाँ के लोगों की, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं INS संधायक। INS संधायक जो है ये एक सर्वे शिप है, ठीक है। ये लीड क्लास सर्वे शिप है और विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड पे इसको कमीशन किया है, और कमीशन किया है राजनाथ सिंह ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भारत के, ठीक है। ये वहाँ पे थे इस समारोह में, राजनाथ सिंह जी। ऐसे भी प्रश्न अगर पूछ लेता है तो INS संधायक याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट, और ये सर्वे के लिए काम आएगा, ठीक है, सर्वे शिप। फिर सदा तंसीक, ये सदा तंसीक जो है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में राजस्थान में कंडक्ट होने वाली है। सदा तंसीक पूछ सकता है किन के बीच में है, तो इंडिया और सऊदी अरेबिया, तो आप इस नाम में ऐसे देख सकते हैं, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, इस तरह से याद रहेगा, और भारत तो है ही, तो भारत के साथ ऐसे सऊदी अरेबिया, इस तरह से आप कोशिश करिए रिलेट करने की, अगर आसानी से याद नहीं हो रहा है तो। इसके बाद दूसरा आपको एक और वन लाइनर करंट अफेयर है, यहाँ पे भारत नाम का एक क्रॉप है, उसको ब्रांड किया गया है हम नाम भारत से। हमारे देश का नाम अभी भारत रखा गया ना, हमारा जो हिंदी वाला नाम है, तो उसी नाम से एक क्रॉप का नाम दिया गया, ब्रांड बनाया गया है। भारत ब्रांड का कौन सा क्रॉप है? राइस, ये इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए नास्क वीट पूछ सकते हैं ऑप्शन देकर के, ज्वार, बाजरा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि मिलेट्स का साल है ये, मिलेट्स के ऊपर काफ़ी इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। भारत नाम से जो क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया गया, जो क्रॉप का ब्रांड बनाया गया, वो राइस है, ठीक है। क्यों लाया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रांडिंग करने की राइस की? ऑब्जेक्टिव ये है ना कि अफोर्डेबिलिटी बनानी है। आजकल हमको पता है कि किसान आंदोलन एंड MSP एंड द प्राइसेस दैट पीपल हैव टू पे एंड द फार्मर्स गेट, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट डिस्कशन चल रहा है। तो लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अफोर्डेबल अनाज हमें उपलब्ध कराना है, तो उस सिचुएशन में भारत नाम से ब्रांड किया गया है राइस को, ताकि अफोर्डेबल राइस अवेलेबल करा सके लोगों को। ये क्या रहेगा ना कि 5 और 10 किलो के पैकेट्स में अवेलेबल रहेगा, और इसका रेट होगा 29 रुपये पर केजी के रेट पर, ताकि हर इंसान चावल अफोर्ड कर सके। फॉर दोज वर नॉट BPL, तो BPL अगर आप हैं तब तो आपको योजनाओं के अंदर 1 रुपये 2 रुपये के दर पर गेहूँ चावल मिल ही रहा है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल रहा है और वो BPL से ऊपर हैं, बट फिर भी जो दूसरे चावल मार्केट्स में मिलते हैं उनको अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो उनके लिए अफोर्डेबिलिटी के लिए ये नया ब्रांड इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि सस्ते दरों में चावल अवेलेबल होगा 29 रुपीज़ के हिसाब से। आइए देखिए नए अनिल कुमार लोहाती, ये नए चेयरमैन हैं ट्राई के, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। इस पे प्रश्न बन सकता है दोस्तों, अनिल कुमार लोहाती, ठीक है, नाम याद रखिएगा, TRAI के, टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी है। फिर ब्रिक्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट खबर है, ठीक है, जो ये ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में कुछ और मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, और जो मेंबर्स ज्वाइन किए हैं वो हैं सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, ईरान एंड एथियोपिया, ठीक है। तो इजिप्ट और एथियोपिया, ये E² हो गया या E2 हो गया, ठीक है। सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, तो आप कुछ तरीके से याद कर सकते हैं इसको, इस तरह से लिख सकते हैं एक जगह, UAE, ईरान एंड या दैट्स इट। सो दीज कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया है, ज्वाइन किया है ब्रिक्स को 1 जनवरी को। डेट भी कई बार पूछ लेती है कि 1 जनवरी को कौन कौन से देशों ने ज्वाइन किया है, तो इनके नाम यहाँ रह गए। इन लोगों ने ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन किया गया है, और अब ब्रिक्स जो है वो 10 देशों का समूह हो गया है। कितने देश हैं दोस्तों? 10 देश हैं, ठीक है। और ये ज्वाइन कब किया इन्होंने? 1 जनवरी को ज्वाइन किया, क्योंकि BPSC का इतिहास रहा है वो टाइम पूछ लेती है, दिन पूछ लेती है, तो 1 जनवरी 2024 ये दिन भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो है मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज़ ही हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर, आप देख सकते हैं ना। एक एथियोपिया जो है थोड़ा सा ये अफ्रीकन कंट्री हो गया, याद रखने में आसानी होगी, आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि मिडिल ईस्ट वाले ही हैं। उसके बाद एक बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट में से एक चीज़ दिख रहा है मुझे कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइज़र कहाँ एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये क्या है, एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये एंड फ्यूल सेल बेस्ड और ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है। मतलब आजकल फेम आने के बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स के ऊपर जो इतना बल दे रही है हमारी सरकार, बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग ग्लोबल वार्मिंग और इतना पोल्यूशन हो रहा है इस सब की वजह से, तो जो भी हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स हैं, जो भी हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज से फ्यूल जो बन रहा है, उसके ऊपर बहुत बल दे रही है।
तो इस तरह के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू हो रहा है, तो ऋषिकेश में हो रहा है। मतलब हाइड्रोजन से हम लोग गाड़ियाँ चलाएंगे, इसके ऊपर प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके ऊपर काम करेंगे यहाँ पर कि कैसे ऐसे व्हीकल्स को डेवलप किया जाए। ठीक है, तो ये ऋषिकेश में है। ऑलरेडी हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स मार्केट में आ चुकी हैं, बट दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वन जो कि भारत में स्टैब्लिश हुआ है ऋषिकेश के अंदर। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट देखने का था, बड़ा है इसीलिए। ठीक है, दो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पीएम और सीएम से रिलेटेड। अपॉइंटमेंट्स भी पूछती है बीपीएससी, है ना। तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर अभी नए नियुक्त हुए हैं, शेरिंग तोब्गे वहाँ के लिबरल नेता हैं ये। ठीक है, लिबरल नेता हैं। और सीएम भारत में आप देख लीजिए, अभी हमको पता था, बहुत चर्चा में रहा था, झारखंड के सीएम चेंज हुए हैं, चंपई सोरेन है नए सीएम। तो अगर जिन लोगों को नाम भूल गया हो या नहीं याद हो, उनके लिए एक रिविजन हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, कई बार होता है हम बहुत साधारण से फैक्ट्स भूल जाते हैं, तो हमारे आंखों के सामने हो रहे होते हैं उनको भूल जाते हैं। तो चंपई सोरेन नए सीएम हैं झारखंड के, और भूटान के जो नए पीएम हैं वो शेरिंग तोब्गे। फिर देखिए अभी ना रामसर साइट्स में एडिशन हुआ है कुछ। तमिलनाडु से 2 नई साइट्स ऐड हुई हैं। एक है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ठीक है, नीलगिरी के जंगलों में लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, लॉन्गवुड। दूसरा है करईवेती बर्ड सेंचुरी, ये अरियलूर में है। दोनों की दोनों तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब जो है तमिलनाडु के अंदर टोटल 16 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। रामसर ईरान में है। ठीक है, ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था 1972 में, उसके बाद से ये सब शुरू हो रहा है। आपको पता है रामसर साइट्स क्या होती हैं, वो साइट्स जिनको रख रखाव देखभाल की ज़रूरत है और वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक लॉन्गवुड शोला रिजर्व हो गया, दूसरा करईवेती बर्ड सेंचुरी। तमिलनाडु जो है वो वैसा स्टेट बन गया है भारत में जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, मैक्सिमम। ठीक है, इट इज़ 16 इन तमिलनाडु। देन वी हैव नागेश ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है। ठीक है, T20 ट्रॉफी है, और ये कर्नाटका इस बार जीती है। ये हुआ कहाँ? नागपुर में हुआ। तो ये मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये ब्लाइंड लोगों के लिए कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं वो खेलते हैं इसको। जीता कौन है, विनर का नाम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्ट ये हो गया कर्नाटका। दूसरा फैक्ट है नागपुर, वो यहाँ पे वेन्यू था इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे ये फाइनल मैच खेला गया था? नागपुर में। सो वेन्यू इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड इज कहाँ पे हुआ था, सॉरी वेन्यू एंड हु इज द विनर। नागेश ट्रॉफी याद रखिएगा, एन से नागपुर, एन से नागेश, तो वेन्यू याद रह जाएगा। आप कर्नाटका, नाटका ऐसे करके एन आप रिलेट कर सकते हैं। यू गाइस आर वेरी गुड एट इट। आप लोग खुद ही इतने करंट अफेयर्स याद करने के बाद काफ़ी माहिर होंगे इन चीज़ों में। फिर देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुके हैं 2024 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका अंदाज़ा हो कि विनर कौन है, मेल कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में, क्योंकि देयर इज़ अ चांस, हाई चांस कि टेनिस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का बन सकता है सवाल इससे। सबसे पहले हर वर्ष यही होते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो हमारे 4 जो टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम के लिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन होता है ना, ये वर्ष की शुरुआत में, फिर उसके बाद और ये वर्ष के अंतिम में होता है। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का हो चुका है, इसको देख लेते हैं एक बारी। मेन में जो विनर हुए हैं वो हैं जानिक सिनर, ये इटली से हैं। देखिए हर वर्ष क्या था, नोवाक जोकोविच जीत रहे थे, बहुत सारे इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं, लेकिन इस बार मेन सिंगल में जानिक सिनर जीते हैं। और रनर अप रहे हैं डैनियल मेडवेडेव, ये रशिया के हैं, ये भी जाने माने खिलाड़ी हैं टेनिस के। बट आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस विनर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जानिक सिनर। फिर फीमेल में, विमेन सिंगल में देख लीजिए, ये अरीना सेबालेंका है विनर, बेलारूस की प्लेयर हैं ये। अरीना सेबालेंका फ्रॉम बेलारूस हैज वॉन इट। और चाइना की जेन क्विनमैन ने इनसे हार मानी थी, मतलब वो फर्स्ट रनर अप रही थी, इनके बाद हारी थी, रनर अप थी। जेंग क्विनमैन इंपॉर्टेंस विनर होते हैं, क्योंकि अभी मुश्किल है कि TRE लेवल एग्जाम्स में इतना डेप्थ में पूछेंगे, बट यू नेवर नो देयर मूड, इसलिए मैंने दोनों को ही लिखा होता कि आपकी नज़रों के सामने एक बार नाम रहे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, एलिमिनेट तो कर ही लेंगे, है ना। जानिक सिनर जो है, सिनर इज़ विनर दैट वे। एंड यहाँ पे अरीना सेबालेंका है, इनका नाम आप जानते होंगे पहले भी, क्योंकि इन्होंने टूर्नामेंट जीते हुए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीती हुई हैं,
तो इस वजह से आपको इनका नाम थोड़ा फेमिलियर होगा। अरीना ऑस्ट्रेलियन ओपन का फीमेल विनर है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये मेंस डबल वाला है। ऐसे हर बार हम लोग नहीं पढ़ते हैं इसको, क्योंकि इस वर्ष भारत के रोहन बोपन्ना जो है वो मेंस डबल में विनर थे अलॉन्ग विथ मैथ्यू इब्डेन। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रोहन बोपन्ना जब खेले, जब उन्होंने मेंस डबल जीता भारत के लिए, तो उनके साथ कौन थे, वो इज पार्टनर इन मेंस डबल, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो वो है मैथ्यू इब्डेन। ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। तो आपको इनका नाम और इनका देश दोनों याद होना चाहिए, इसको ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया वाले रोहन बोपन्ना का नाम आपको याद होगा, लेकिन ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उनके पार्टनर कौन थे, मैथ्यू इब्डेन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मूविंग अहेड, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर प्रमोशन ऑफ सी वीड कल्टिवेशन। वीड समझते हैं ना, जिन पौधों को हम छांट देते हैं अपने गमलों से, लेकिन समंदर में उगने वाली जो वीड्स होती हैं, जो हरी घासें होती हैं, वो बहुत गुणकारी होती हैं, उनके बहुत सारे बायोलॉजिकल और मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। तो उसके कल्टीवेशन पे बल दिया जा रहा है, ठीक है। सीवीड की टी यूज़ करते हैं, उसके और दूसरे मेडिसिन बनते हैं, तो इसलिए उनकी ऊपर और डिटेल स्टडी के लिए, उनकी कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए, और इंस्टेड ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, हम अपना इस्तेमाल जो है, मेडिसिन का इस्तेमाल जो है, उसका जो सोर्स है वो नेचुरल चीज़ों को बनाए, सीवीड्स के थ्रू अगर हम अपने मेडिसिन बना देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कम रहते हैं। इसलिए इसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर प्रमोशन ऑफ सीवीड कहाँ हुआ था, कच्छ में हुआ था, गुजरात के कच्छ में, क्योंकि गुजरात की कोस्ट लाइन जो है भारत की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है। गुजरात, इट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो कच्छ में इस जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया था ये वाला सीवीड कॉन्फ्रेंस, सीवीड कल्टीवेशन के लिए प्रमोशन कॉन्फ्रेंस हुआ था। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, BHU से, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इंडिया का सबसे, इन्होंने इनॉग्रेट किया है, माफ़ करिएगा, इंडिया का पहला, नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक, ठीक है। ह्यूमन डीएनए को कलेक्ट करने वाले या बैंक होगा ह्यूमन डीएनए बैंक, वेयर इट इज़ बीन इनॉग्रेटेड, BHU, द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। फिर हम आते हैं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। यूपी ने ना फिलेरियासिस वो जिसमें हाथ पैर सूज जाते हैं, वो वाली बीमारी, उसको एलिमिनेट करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन शुरू किया। मतलब ये लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं, मास लेवल पे लोगों को, जिनको समस्याएं हैं उनको ढूंढ कर दवाइयाँ दी जा रही हैं फिलेरियासिस को एलिमिनेट करने के लिए। ये जो है ना, ये वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी नाम के एक पेस्ट की वजह से होता है। आप उतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता चाहिए कि फिलेरियासिस बीमारी को क्योर करने के लिए कैंपेन चल रहा है, ठीक है, यूपी में चल रहा है, ये भी याद रखिएगा। फिर हम आते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट। अब इस ज़माने में जब हमारा टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है, ई वेस्ट मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। तो उसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेट किया गया है ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। वो कहाँ किया गया है, वो हैदराबाद में किया गया है, और वो सीमेट के अंदर, मतलब सेंटर फॉर मटीरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। तो आप बस लोकेशन याद रखिए, सीमेट करके एक जगह है, दिस इज अ सेंटर फॉर मटीरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, और ये हैदराबाद में ई वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट किया गया है। बैंगलोर और हैदराबाद को हम थोड़ा सा वो टेक से रिलेट करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, उसके बगल में ही है बैंगलोर के। और फिर आते हैं लास्ट में ब्लू टंग डिजीज़। ये ना बहुत चर्चा में रही थी बीमारी, क्योंकि चाइना ने इराक से रूमिनेंट्स को इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। रूमिनेंट्स वो जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं, गाय भैंस, मतलब जिनके बॉडी के अंदर रूमन होता है, मतलब वो खाना खा लेंगे और बाद में पचाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपको डेप्थ में देखना, बट रूमिनेंट्स का इंपोर्ट को उन्होंने बैन कर दिया था, क्योंकि उनको शक था कि दूसरी देश से ब्लू टंग डिजीज़ से इन्फेक्टेड रूमिनेंट्स उनके देश में आ सकते हैं। जैसे कि शीप्स, ठीक है, उन्होंने शीप्स के इंपोर्ट को रोका था, क्योंकि शीप्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है इस बीमारी से। ये बीमारी किससे होती है, ये पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्या ये वायरस से, बैक्टीरिया से, प्लाज्मोडियम से। जिन्हें ये बीमारी होती है इंसेक्ट्स से, ठीक है, कीटों से होती है। कीट जो होते हैं वेक्टर होते हैं, इसको कैरी कराते हैं, और अफेक्टेड सबसे ज़्यादा कौन होता है, शीप्स होते हैं सबसे सीवियरली अफेक्टेड। तो ब्लू टंग डिजीज़ याद रखिए चर्चा में है, होती किससे है, इंसेक्ट से, और चाइना ने बैन किया हुआ है इसको। मतलब इसके इंपोर्ट की वजह से, ये बीमारी इंपोर्ट ना हो जाए इसकी वजह से कुछ जानवरों का इंपोर्ट बैन किया हुआ। ये वो इतना ध्यान देने की चीज़ नहीं है, बट आपको पेस्ट का नाम पता होना चाहिए, इंसेक्ट की वजह से होता है, क्यों होता है, सॉरी।
वेक्टर का नाम पता होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए कि इंसेक्ट्स की वजह से होता है, होता है कि इनको रूमिनेंट्स को होता है, यानी कि शीप्स, गोट्स, इन जैसे एनिमल्स को होता है। तो इस तरह से हमने ना एक और माफ़ करिएगा, एक और करंट अफेयर बचता है लास्ट वाला। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होल्ड करने के लिए ना कमेटी सेटअप की गई है भारत में। ठीक है, कि क्या लोकसभा के चुनाव जो है, मतलब पार्लियामेंट्री चुनाव और विधानसभा के चुनाव जो होते हैं, बोले तो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जो होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, क्या उनको साथ में कंडक्ट करना चाहिए देश का पैसा बचाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो एक कमेटी बनी है जो इसके ऊपर रिसर्च करेगी, समझेगी सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स को, फिर डिसीजन देगी, अपना जजमेंट देगी, और उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक निर्णय लेगी भारत की सरकार। तो ये जो कमेटी बनी है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर, इसको हेड कौन करेंगे? इसको हेड करेंगे रामनाथ कोविंद, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, और इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो बहुत जाने माने लोग हैं, जैसे कि सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, मतलब आई कैन नेम देम एंड देयर मेनी। तो अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना है, आप इनके नाम देख सकते हैं, मैं बता दूंगी। अदरवाइज इसका चेयरमैन आपको याद रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये पूछ लेंगे, इतना डिटेल में पूछने के लिए बहुत सारा कुछ है अभी बीपीएससी के पास। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको चेयरमैन का नाम होना चाहिए याद, वो है रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, इस तरह से हमने एक पार्ट खत्म कर लिया है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। आगे बाकी के पार्ट्स में जल्दी ही लेकर के आ जाऊंगी। आप इन वीडियोस को प्लीज़ कंप्लीटली देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यू डू नॉट नो कि मैगजीन्स वगैरह के अलावा ये लोग कितना हेल्प करते हैं इस तरह के कंटेंट, जहाँ पे आप अपना दोनों, मतलब देखना और सुनना दोनों शक्तियाँ इस्तेमाल करें। ऑडियो विजुअल कंटेंट्स आर मोर प्रोडक्टिव। ये आपको 40% ज़्यादा याद रहेगा एज कम्पेयर टू वॉट यू वुड बी रीडिंग ओनली। अगर आप कुछ सिर्फ पढ़ के जाएंगे तो वो आपको याद रहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कुछ सुन के देख के गए हैं ना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। और अगर आपसे हो पढ़ता है, बन पढ़ता है, तो आप पढ़ते पढ़ते ना, सुनते सुनते वीडियो थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए करिए। जैसे कि अगर आपने भारत रत्न लिखा तो भारत रत्न BR लिख के 5 लिख लीजिए। सिर्फ उनके नाम कर्पूरी ठाकुर का कर्पूरी सिर्फ लिख सकते हैं, आडवाणी जी का सिर्फ आडवाणी लिख सकते हैं, स्वामीनाथन जी का सिर्फ स्वामीनाथन। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना के चलिए, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप एक बार देख लीजिए। करंट अफेयर्स बहुत फॉरगेटफुल होता है, ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा भूलते हैं। तो उसके लिए मैं बोलूँगी आप कुछ टेक्निक्स यूज़ करिए, नहीं तो बस 2 बार वीडियो देख लीजिए, याद रहेगा। ठीक है, अगर समय बहुत कम है, वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो उसी टाइम नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है कि आप देखिए। अगर एक बार भी देखेंगे तो आइडिया कैसे मिलेगा, है ना। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था पास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट के बारे में, वो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ है, आप जाके प्लीज़ देखिएगा उन वीडियोस को, आपको आइडिया लगेगा। और पास्ट ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन से इस बार नया क्वेश्चन बनता हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि 2 TREs हो चुकी हैं, तो आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन बैंक भी है इस तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स जो अलग अलग सब्जेक्ट के हो रहे हैं, सब में GS तो पूछ ही रहा है, तो GS आप वहाँ से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी बने रहिएगा दूसरे पार्ट्स के लिए भी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब